नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों के लिए अपनी लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। ममता बनर्जी को दो दो जगह से टक्कर दे सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। आपको याद होगा, पिछली बार नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई थी, भवानीपुर से दूसरी बार में वो जीती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों इलाकों से खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों के लिए भी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जल्द करने वाली है। और वेस्ट बंगाल के लिए उसकी तैयारी सबसे ज्यादा है, इसलिए 294 से 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें दिलीप घोष को भी टिकट दिया गया है। पिछली बार केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया गया था, सांसदों को लड़ाया गया था, इस बार नहीं लड़ाया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काफी कुछ स्टेक पर है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रवीण सिंह साहब, जो कि मेट्राइज के संपादक हैं, और उन्होंने 4 राज्यों का एग्जिट ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बीजेपी के फेवर में स्कोर कार्ड क्या कहता है, कांग्रेस के फेवर में स्कोर कार्ड क्या कहता है, और क्या बीजेपी पहली बार तमिलनाडु की सत्ता में आने जा रही है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं प्रवीण सिंह जी से बातचीत। सबसे पहले प्रवीण सिंह जी, वेस्ट बंगाल, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। लेकिन ममता जितनी बड़ी लड़ाका है, वो जीतने नहीं देती। कई सारे मुद्दे उनके खिलाफ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके खिलाफ है, घुसपैठियों का मुद्दा उनके खिलाफ है, मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उनके खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद भी 30% उनका सॉलिड अल्पसंख्यकों का वोट, मुस्लिम वोट और कुछ वोट और ले जाती हैं। तो 44-45% के आसपास का एक वोट फिगर, वोट परसेंटेज वो अपने लिए बना लेती है। फिर पश्चिम बंगाल पे आपका ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है? क्या ममता दीदी के साथ इस बार खेला होगा? देखिए दीपक जी, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, अभी जो हमने ओपिनियन पोल किया है उसके अनुसार ममता और टीएमसी की जो स्थिति है, जो 2021 में थी, वो नहीं दिख रही है। हाँ, तो ममता दीदी को सीट तो आएगी, मतलब बहुमत तो आएगी, लेकिन जो कन्विंसली वो जीतती हैं, जैसे 2021 2016 में बहुत अच्छा उनका स्थिति था, लेकिन इस बार कुछ स्थिति डगमग दिख रही है। इसका कुछ कारण है, क्योंकि ममता दीदी की आप देख लीजिए, जिस तरह से वो परेशान दिख रही है, हर बात पे रोड पे आ जाना, एसआईआर को लेकर या जो भी मुद्दा, अभी गैस सिलेंडर को लेकर अब देखिए वो रोड पे आ गई हैं। कहने का मतलब कि अब वो अपनी छवि, वो लड़ाकू लड़ाकू छवि तो उनकी है ही है, लेकिन वो अब इलेक्शन पे कुछ ज्यादा इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। अब कई तरह के बयान दे रही हैं मुस्लिमों को लेकर, हिंदू को लेकर। तो ये ममता दीदी का ये बताता है कि कुछ तो बंगाल में घटित हो रहा है, जो उनको परेशान कर रहा है। तो हाँ, 3 बार की एंटी बीजेपी। इनकम्बेंसी है प्रवीण जी, 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन आप यहाँ पर डाटा के अंदर जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें जीतते हुए दिखा रहे हैं टीएमसी को सीट प्रोजेक्शन के मामले में। लेकिन वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो टीएमसी 43 से 45 के बीच है। तो एनडीए यानी बीजेपी भी पीछे नहीं है, 31 से 43 के बीच है, अपना वोट बैंक को बढ़ा रही है। जी, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और बता दें दीपक जी, कि वोट परसेंटेज तो मायने है, लेकिन कई मामलों में आप देखिएगा कि ज्यादा वोट परसेंटेज पाने वाला कम सीट ले जाता है, और कम वोट परसेंटेज वाला ज्यादा वोट ले जाता है। यहाँ पे बंगाल में जो है, ममता दीदी पिछली बार 48% के लगभग में वोट शेयर वो ले गई थी, लेकिन इस बार उनका 4% के लगभग में, माने उसके लगभग में वो घट रहा है। और वहीं बीजेपी 38% थी 2021 में, लेकिन इस बार वो भी 4 या 5% के लगभग में वो बढ़ रही है। तो ये जो 4% ममता दीदी का जो घट रहा है ना, इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, ये है कि बहुमत तो मिल जाएगा उनको, लेकिन वो उसके आसपास ही रहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लगभग 50-55 सीटों का उनका घाटा होगा। तो इसलिए ममता जी की छटपटाहट ये दिख रही है। इसके लिए ममता के लिए कुछ मामले हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। एसआईआर है, एसआईआर में उनके जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां से लगभग 47,000 वोट कटे हैं।
नाम कटे हैं। तो ये छटपटाहट है। और ये भी मान लीजिए, जहां तक हम लग रहा है, ममता दीदी दोनों विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो रिस्क नहीं लेंगे इस बार। पिछली बार की तरह 2021 में जिस तरह से वो नंदीग्राम से हारी थी, उसका असर आज भी ममता दीदी के दिमाग में है। तो ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी दो जगह से लड़ रही है, और दो जगह से लड़ने का मतलब ही हो गया कि ममता दीदी के दिल में डर है कि कहीं सत्ता, कहीं इस एक महीने 1.5 महीने के अंदर में कुछ ऐसा ना हो जाए कि पाखा पलट जाए। तो ये है, एक डर है ममता दीदी के लिए और बंगाल के लिए। आपने बताया कि ममता बनर्जी और बंगाल के लिए डर है, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट शेयर जो है वो घट रहा है, और एनडीए यानी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति जी। हमने अरविंद केजरीवाल की देखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों के अंदर अंतर है। अगर बीजेपी अच्छी कैंपेन करती है और मुस्लिम एन मास टीएमसी को वोट देता है, उसके बावजूद वो आपको संभावना दिखती है कि आखिरी तक आकर ये चुनाव फंस जाए। क्योंकि पहला प्रिडिक्शन या पहला जब हम ओपिनियन पोल करते हैं, तब ये बात सामने आती है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसको एक वेटेज मिलता ही मिलता है, उसको एक संभावना दिखती ही दिखती है। इस पर आपका क्या कहना है प्रवीण जी? एक चीज, कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल में क्यों मतलब इस तरह के सिचुएशन हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे सरकार को लेकर नाराजगी है। ममता बनर्जी को लेकर वैसी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इनके मंत्री, सरकार, जिस तरह से आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर एक इमेज एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है बंगाल में। दूसरा है कि जो आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट 30% सीधे ममता टीएमसी को जाता है, लेकिन इस बार कुछ होने वाला है मुसलमान वोटरों में। एक चीज आपको बता दें, जब हम लोग बंगाल घूम रहे थे, तो जो वहां के लोकल वोटर थे, लोकल मतलब स्थायी मुस्लिम बंगाली जो थे, उनकी एक नाराजगी थी कि जो उनका अधिकार है, अधिकार मतलब जो सरकारी योजनाओं में उनको जो मिलता है, वो चीज बांग्लादेशियों को ज्यादा दिया जा रहा, मतलब घुसपैठिए जो आए हैं उनके हिस्से का तेल वो खा रहे हैं। तो ये नाराजगी आप, मुसलमान के अंदर दो पार्ट है, एक स्थानीय मुसलमान और एक बांग्लादेशी मुसलमान, इन दोनों के बीच में एक टकराव ये हो गया है। दूसरा आपको बता दें कि कांग्रेस कांग्रेस मालदा और मुर्शिदाबाद में टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि वो मुस्लिम बहुत सबसे ज्यादा 70% 80% के लगभग में वहां मुसलमान हैं, और मुर्शिदाबाद में लगभग 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में। तो इन दोनों सीटों को मिला के और मालदा में 12 हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों पे असर करेगी, और वो उसका नुकसान टीएमसी को होगा। दूसरा, हुमायूं कबीर भी कुछ उस पर असर डालेंगे। तीसरा है, मुस्लिम वोटों पे एक और आने वाले हैं, ओवैसी। अगर ओवैसी इस पे आ जाते हैं तो मुस्लिम वोटरों का बिखराव होना निश्चित है। ये एक और है कि मुसलमानों में नाराजगी है अंदर खाने में, टीएमसी को लेकर, सरकार को लेकर, कि जो योजनाएं मिल रही हैं उसमें और कोई नई योजना उनको नहीं मिल रही है। जो कहने का मतलब नहीं समझे कि वो पुराना चल रहा चल रहा चल रहा, दीदी उसी पे काम चला रही है कि इसी से हम मुसलमानों को अपने में रखेंगे। एक और मामला ये है कि ममता बनर्जी को लगता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे ही रहेंगे, चाहे उनको कुछ दे या ना दे या कुछ भी, तो वो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है, जिसका फायदा एनडीए बीजेपी को मिलता दिख रहा है। इससे थोड़ी ममता घबराई हुई है। इसके अलावा एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर है टीएमसी के लिए, ममता आठ के लिए लाख भी। वोट अभी अनडिसाइडेड है, उसका क्या इम्पैक्ट? उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत जुडिशियल इम्पैक्ट स्क्रूटिनी पड़ेगा। हो रही है अगर, उनकी। जी हाँ, अब वो जब क्लियर हो जाएगा, तो 67 लाख तो पहले से ही है। 67 लाख तो आ गया है कि इतने नाम हटा दिए गए हैं, 8 लाख और हैं। तो उससे अगर आप 67 लाख तो मान के चलिए, पूरे विधानसभा, हर विधानसभा में अगर एवरेज निकालेंगे तो 20 से 30 हजार वोट एक एक विधानसभा से हटते हैं। ममता की विधानसभा से 47 हजार वोट कट गए, इससे आप सब। और एक चीज और बता दें, जहां से ममता दीदी जीती थी 2021 में, वहां पे वो जब जीती थी तो लैंडस्लाइड बहुत अच्छा मार्जिन से जीती थी। लेकिन 2024 आते आते आप देखिएगा कि उनके विधानसभा में टीएमसी का मार्जिन मात्र 8 हजार रह गया है। तो ये 8 हजार और 47 हजार कटना, वो उनको भी परेशान कर रहा है। इसलिए वो दो सीटों से लड़ना चाहती हैं।
तो इस तरह से टीएमसी को डर है। दूसरा और एक चीज बताते हैं, टीएमसी को लेकर उनके कार्यकर्ताओं को लेकर बंगाल में बहुत नाराजगी है अंदर खाने। मतलब कोई सामने नहीं आता डर के मारे। उनको डर लगता है कि अगर ममता दीदी की सरकार आई तो फिर वो आगजनी मारकाट और वो सब होगा। कोई सामने आके नहीं बोलता है, लेकिन दिल में है कि अगर मौका मिलेगा तो सरकार बदल देंगे। ये जनता के मन में है इस बात को लेकर, ठीक है। क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता बहुत वो aggressive हैं अपने उसको लेकर, वोटरों को लेकर। वो अगर आपने उनको वोट नहीं दिया तो एन केन प्रकार आपको परेशान वो करते ही करते हैं। और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है बंगाल में कार्यकर्ताओं का, जिनका टीएमसी सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि ये आराम से अपना खर्चा पानी वो अपने आम जनता को डरा के धमका के जो भी हो योजनाओं को लेकर वो कर लेते हैं। लेकिन जनता कब तक डरती रहेगी? उससे छुटकारा भी पाना चाहिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। पहले बीजेपी 3 से 77 आई। पहले था अपने आप तो बीजेपी को स्टैब्लिश करना था, 77 पे स्टैब्लिश कर ली। अब वो सरकार बनाने का ये देख रही है कि अब हो सकता है कि हम अच्छा करें तो सरकार बना सकते हैं। तो ये चीज ऑप्शन अगर बीजेपी अगर अपने आप को प्रूव कर देती है कि हाँ हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम सरकार बदल देंगे, तो यहाँ पे खेला हो सकता है। ठीक है, अगले राज्य की तरफ चलते हैं, असम। बीजेपी के लिए खुशखबरी है, हेमंत विश्व शर्मा अपना किला बचा ले जाएंगे, और कितने अंतर से, क्योंकि कांग्रेस आपको क्यों कमजोर दिखाई दे रही है? कांग्रेस ने लोकल छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन एआईयूडीएफ, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से अलग चुनाव लड़ रहा है। तो क्या ओवरऑल सिनेरियो जी, बनता है असम के अंदर? असम में एक दो चीज है। एक हिमंता बिस्वा एक तरफ है, हेमंत बिस्व शर्मा, और दूसरी तरफ कांग्रेस है। और यूडी अजमल जी की वो पार्टी है। बीजेपी अपने आप ने 2 कार्यकाल में बहुत स्ट्रांग कर लिया, अपनी पकड़ बहुत बना ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने आप को दिन पे दिन कमजोर होते जा रही है। उनके पास कोई लीडर नहीं है, वैसा लीडर नहीं है जो नहीं होता है कि हेमंत बिस्व शर्मा को काट सके, जो उनको डैमेज कर सके, वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां भी वही बात है, एक वहां स्थानीय मुसलमान और एक दूसरे बाहर के मुसलमान। ये जब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा मियां मुसलमान और मुसलमान, उन्होंने साफ कहा कि जो स्थानीय मुसलमान हैं वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। उनके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे उसके बेटरमेंट के लिए, लेकिन मियां मुसलमान को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। ये संदेश जाता है कि जो स्थानीय मुसलमान हैं उनके लिए हम खड़े हैं। और इसके वहां के स्थानीय मुसलमान हेमंत बिस्व शर्मा पे भरोसा करते हैं। आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा का जो ड्राइवर है, गाड़ी के ड्राइवर है, वो भी 30 साल से मुसलमान ही है। तो ये उनका कहीं भी ये चेहरा नहीं जाता है कि वो मुसलमान विरोधी, जैसा कांग्रेस बनाना चाहती है कि वो मुसलमान विरोधी हैं, वैसा कोई चेहरा है नहीं। और दूसरा है कि उनको मामा कहा जाता है असम में। उनकी एक्सेप्टेंस इतनी अधिक है कि वो जहां भी जाते हैं वो अपनी छाप छोड़ देते हैं। प्लस योजनाएं उनकी ऐसी है, इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं कि आज तक बीजेपी असम में अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई। पिछले बार भी 60 था, जो बहुमत से कम था। लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस से जिनको लेके आए हैं वो भी लगभग 45 सीट पे असर करेंगे। वो तो वो उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है जो कांग्रेस को कंसोलिडेट कर सके। एक और चीज है कि मुस्लिम वोट जो वहां का बहुत मायने रखता है। तो मुस्लिम वोट जब अजमल जी की पार्टी जब कांग्रेस के साथ नहीं है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, मुस्लिम किधर जाएंगे ये मुश्किल हो जाएगा। तो वो बंटवारा होगा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना ही मिलना है। जिसकी वजह से आप जो हमारा ये देख रहे हैं, टैली देख रहे हैं, इसीलिए इतना उतर गया है। अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ होती तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ा टफ होता, ठीक है, लेकिन अलग अलग लड़ रही है इसलिए। इसलिए अब बात करते हैं साउथ के दो राज्यों की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जी, आज तक खाता नहीं खोला है। सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु।
जहां पर स्टालिन की सरकार है। स्टालिन 2 बार से सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। कांग्रेस ने एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया है, विजय के साथ बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया है, विजय इनके के साथ जी। साथ अलायंस करने की कोशिश कर रही है। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्या डीएमके आसानी से जीत रही? नहीं, डीएमके आसानी से नहीं जीत रही, वहां पे टफ कंपटीशन है। और वहां जो हमारा अभी जो है वहां का, उसके अनुसार एआईडीएमके गठबंधन एक पे है। मतलब हो सकता है अगर सिचुएशन सब बढ़िया रहा, बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर दी, एआईएडीएमके अच्छा परफॉर्मेंस कर दी, तो सरकार बदल सकती है। लेकिन वहां कुछ पेच है। वहां कुछ पेच ये है कि स्टालिन की छवि अच्छी है। उनकी छवि अच्छी है। एक शालीन मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। तमिल अस्मिता को उन्होंने पकड़ रखा है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो है, एक तरह से दीपक जी कहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे ये आज जो ये लोक की योजनाएं दी जा रही हैं, मुझे लगता है कि तमिलनाडु से ही शुरू की गई थी। वो मंगलसूत्र देना और हाँ, साड़ी कुकर देना दे और ये देना, सब कुकर दे जयललिता। देना, साड़ी दे देना, रंगीन टीवी दे देना, ये सब बहुत जी हाँ, पहले शुरू हो वो चुका है। जयललिता और हाँ, कल्याण जी के बीच में ये चलता रहता था कि अच्छा इस बार आपने मंगलसूत्र दिया तो हम ये दे रहे हैं। तो तमिलनाडु में एक ट्रेंड हुई है कि 5 साल आप रहो, 5 साल डीएमके, 5 साल एआईडीएमके का लेकिन ये पिछली ट्रेंड बार ये चलता ट्रेंड रहता था। टूटा, क्योंकि 2 बार लगातार स्टालिन आए और जी एआईएडीएमके जी हाँ, जयललिता के वही जाने के बाद बिल्कुल कमजोर हो गई थी, पार्टी ही नहीं बची थी। कमजोर हो गए। हाँ, नहीं है आज भी उनके पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो जयललिता टाइप का, जो मास के दिमाग को बदल दे, मतलब अपनी तरफ खींच लाए। और बीजेपी वहां पे इतना स्ट्रांग नहीं है तो सत्ता परिवर्तन करवा दे। तो ये दिक्कत है। दूसरी तरफ स्टालिन मजबूत नेता है, संगठन मजबूत है, कांग्रेस भी वहां अच्छा करती है, उनका गठबंधन भी अच्छा है। लेकिन वही है कि अगर जनता बदल गई तो सत्ता बदल सकती है। एक और है, विजय की पार्टी है टीवी के, वो अभी विजय आए हैं। सुपरस्टार विजय की। और जी हाँ दी, तो दोनों वो उनको अभी चाहते आए हैं, हैं। डीएमके भी उनको चाहता है अलायंस में, बीजेपी भी उनको अलायंस के अंदर चाहती है। तो किसका वोट बैंक वो खाने वाले हैं? अगर वो अकेले लड़ते हैं तो डीएमके का वोट बैंक खाएंगे या एआईएडीएमके और बीजेपी का खाएंगे? दोनों का खाएंगे। विजय ने एक यूथ आइकन की तरह वहां पे ट्रीट कर किए जा रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा जो है यूथ आइकन जो है, जो यूथ जेनजी जिसको कह रहे हैं ना, वो उस पर असर डालेंगे। लेकिन इतना असर नहीं डालेंगे कि वो सरकार मतलब इधर उधर कर सके। हाँ, उस कंडीशन में होगा जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और वो नेक टू नेक रहेगा। उस समय विजयन का 10 से 12 सीट अगर उनको मिलता है तो वो किंग मेकर बन सकते हैं। विजयन किसी का काटेंगे, दोनों की काटेंगे। यंग जनरेशन जो हो वही वोट उनके तरफ जाएगा। इसके अलावा जो फिक्स मतदाता है, डीएमके के जो मतदाता है वो डीएमके की तरफ रहेंगे, एआईडीएमके की तरफ जो वो रहेंगे। वो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तभी सरकार बदलती है। और एआईडीएमके में ऐसा कोई लीडर अभी तक दिख नहीं रहा है। मतलब अगर वो कहते हैं ना कि बदलाव होगा तो भले सरकार बन जाएगी। इसमें दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह दिख रहा है, थोड़ी नाराजगी है जनता में, इसलिए एआईडीएम को एल दिया गया है। लेकिन वहां भी कांटे की टक्कर है। चलिए, आपने बताया कि तमिलनाडु के अंदर कांटे की टक्कर है। एक और साउथ का राज्य जहां पर कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं, 2 बार से लगातार पिनराई विजयन जो लेफ्ट के नेता हैं वो सरकार बना रहे हैं, काफी पॉपुलर भी हैं। अगर ये होगा तो ये उनका आखिरी चांस होगा। लेकिन कांग्रेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, केसी वेणुगोपाल उनके जो सबसे ट्रस्टेड महासचिव हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री की रेस में आ सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि क्या लेफ्ट का अस्तित्व केरल के अंदर बना रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो उसको बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी है, साफ हो चुकी है। देखिए, केरल में बहुत टफ है सिचुएशन। टफ है मतलब लेफ्ट की भी पकड़ बहुत अच्छी है और यूडीएफ एलडीएफ दोनों की पकड़ अच्छी रही है। लेकिन हाल के समय में यूडीएफ का प्रदर्शन अच्छा रहा, निकाय चुनाव से लेकर और भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यूडीएफ ने अच्छा किया है। ये मान के चला जा रहा है कि यूडीएफ इस बार सरकार बना सकती है, जो मतलब समीकरण दिख रहे हैं। लेकिन विजयन की जो है इमेज वहां पे बहुत बढ़िया है। मतलब वो ऐसे लीडर हैं जो अपने दम पे पार्टी को जिता सकते हैं।
लेफ्ट की पकड़ बहुत अच्छी है, लेफ्ट के कार्यकर्ता वहां पे बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ये कहना कि यूडीएफ 3 सीट करेगी या बहुत आराम से जीतेगी, ये संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज और बता दें, यूडीएफ अगर नहीं वहां पे मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है केरल में, कि अगर विपक्ष में आप हैं तो आप किसी को कर लिया, बना दिया कि ये हमारे, अगर ये जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे तो इनको मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री का वैल्यू, पद का वैल्यू बहुत है जो उम्मीदवार बनाता है। इस बार यूडीएफ किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब सामने नहीं ला रही है। लेकिन यूडीएफ में और लीडर आपस में इतने मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में इतने लड़े भिड़े पड़े हैं, मतलब पर्दे के पीछे। इन जो फाइटिंग। आपने कहा ना वेणुगोपाल, हाँ वेणुगोपाल, तो ये राहुल गांधी के करीबी हैं, करीब में रहते हैं, राहुल गांधी से ही हैंडल होते हैं, तो उनको करीब माना जाता है। और वेणुगोपाल की इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि इस बार मैं वहां से विधानसभा चुनाव लड़के और मुख्यमंत्री बने, ये चीज है। लेकिन वेणुगोपाल की छवि इतनी अच्छी नहीं है कि वो कांग्रेस को सिंगल हैंडेड जिता दे। और यही एक दिक्कत है यूडीएफ में, कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार हैं, उसमें आपस में लड़ाई कर, अभी सरकार, अभी चुनाव वोटिंग हुई नहीं है, सीट आई नहीं है, लेकिन अंदर खाने में आपस में ही भिड़े पड़े हैं, मतलब अपना अपना पहले से ही उम्मीदवारी तय कर रखी है कि मैं जीतूंगा और यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा। और ये लड़ाई परेशान कर रही है यूडीएफ को, और इसी के चलते ये एलडीएफ को फायदा होगा, वहां पे सरकार कंटेन, मतलब नेक टू नेक रहेगा, और वहां पे भाजपा बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी। बहुत होगा तो 2 सीट जीत सकती है, इससे ज्यादा की संभावना नहीं दिख रही है भाजपा के लिए। ठीक है, तो आप क्या स्कोर दे रहे हैं बीजेपी के फेवर में? कांग्रेस का आपको लग रहा है खाता शायद ना खुले अगर वो केरल नहीं जीतती है, लेकिन बीजेपी के फेवर में आप क्या परिणाम देख रहे हैं? और क्या ममता ममता जो है पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से फतह करने जा रही हैं? ये 1 महीने के दौरान बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। एक चीज जान लीजिए दीपक जी, अमित शाह जी पूरी तरह से, और बीजेपी जैसा अंदर खाने कुछ जानकारी मिली है कि बीजेपी 2021 में हर बूथ पे अपने कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट नहीं रख पाई थी, और रख भी ली थी तो वो टीएमसी कार्यकर्ता उनको डरा धमका कर उनको साइडलाइन कर देते थे। और भी कुछ है लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है, और वो जानती है कि अगर इस बार हमने नहीं बंगाल फतेह किया, या मतलब इस तरह की टक्कर नहीं दी, तो फिर आगे मुश्किल है। ममता बनर्जी अगर इस बार जीत गई तो बीजेपी के लिए आगे फिर मुश्किल, क्योंकि सरकार बनने के बाद फिर वो मारकाट जो शुरू होती है ना, कार्यकर्ताओं को मारना, आपने वोट किया बीजेपी को, अपने माने विरोधियों को इस तरह से वो हैंडल करते हैं कि वो एक दहशत फैल जाती है। तो ये उम्मीद है कि मतलब टीएमसी का इतना वास्ट कैडर है और इतनी पकड़ है, उनका वो जो सरकारी अधिकारियों पे पकड़ है ना, जो बहुत मायने करता है। तो जो ठीक है। ईवीएम में खिला होता है, ठीक है, तो तो वो अभी हम बहुत देख रहे मायने हैं रखता है। इलेक्शन कमीशन ने कई सारे सरकारी अधिकारियों को हटाया भी है, उनके ट्रांसफर भी हुए हैं, जिनको जी। ममता बनर्जी बहुत मुद्दा बना रही है। प्रवीण जी, आप हमसे जुड़े, आपने 4 राज्यों के बारे में बात की। कुछ कुछ अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, सभी कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक लड़ाका वाली इमेज रखती हैं। इसीलिए सबसे दिलचस्प जो चुनाव होने वाला है वो पश्चिम बंगाल का होने वाला है, और इन चुनाव के बारे में पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रवीण जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।